आज के एपिसोड में हम लेटेस्ट स्पेस न्यूज के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसमें नासा की मंगल ग्रह पर जीवन की खोज करने में मदद करने के लिए रोबोट हेलीकॉप्टर्स का उपयोग करने की योजना भी शामिल है। इलॉन मस्क ने हाल ही में हुए विस्फोट के बाद रैप्टर 2 के रिफिट्स के बारे में बात की और चीन की एक एस्टेरॉयड पर रॉकेट दागने की योजना। यहाँ काफी कुछ है, तो चलिए शुरू करते हैं। जीवन की खोज। ये 2022 है और इसका मतलब है कि हम अपने मार्स सैंपल वापसी मिशन के लिए एक माइलस्टोन के करीब आ रहे हैं। हमारे पास एक रोवर है जिसे परसेवेरेंस कहा जाता है, जो मार्स की सतह पर ड्रिलिंग करके सैंपल कलेक्ट कर रहा है। सैंपल्स जो जीवन के निशान चिन्ह ढूंढ सकते हैं, और यह एक बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा हमारे पास एक लैंडर के लिए यह सुविचारित योजना है जो उन सैंपल्स को पृथ्वी पर भेजेगा। लेकिन हर साल वैज्ञानिकों को एक गवर्नमेंट कमेटी को यह साबित करना होता है कि हमारी योजनाएं बिल्कुल सटीक हैं और ये संभव है। ये मिशन पहले से ही जितना सोचा गया था उससे कहीं ज्यादा महंगा है, लेकिन इस साल की मीटिंग के दौरान कुछ इंटरेस्टिंग हुआ। कमेटी ने वैज्ञानिकों से कहा कि हम आपके रोवर या आपकी लैंडर योजनाओं से नहीं, बल्कि छोटे हेलीकॉप्टर एक्सपेरिमेंट से बेहद प्रभावित हैं, जिसका नाम इंजेन्यूटी है। जून के अंत में हुई बजट ड्राफ्ट मीटिंग के दौरान हाउस एप्रोप्रिएशन कमेटी ने नासा को सुझाव दिया कि अब स्पेस एजेंसी को अपने मिशन के कलेक्शन फेज में सहायता के लिए मार्स पर ड्रोन के बेड़े का उपयोग करने का विचार करना चाहिए। इंजेन्यूटी हेलीकॉप्टर यह देखने के लिए एक परीक्षण था कि क्या मंगल ग्रह पर उड़ान भरना संभव है, एक ऐसा ग्रह जिसका वातावरण पृथ्वी के वातावरण की डेंसिटी के 1% से भी कम है। इसकी भरपाई के लिए इंजेन्यूटी को 4 फुट लंबे कार्बन फाइबर फोम कोर ब्लेड के 2 सेट के साथ लैस किया गया था। इसमें एक सोलर पैनल है जो एवियोनिक्स सेंसर एंटेना और ऑन बोर्ड बैटरी को ईंधन देता है। इस टेक्नोलॉजी को नासा टेक से कम या बिना किसी इनपुट के हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए तैयार किया गया है। पृथ्वी पर भेजे गए सिग्नल्स को मार्स तक पहुंचने में लगभग 5 से 20 मिनट का समय लगता है, लेकिन इन सभी इंजीनियरिंग चुनौतियों के बावजूद इंजेन्यूटी ने यह साबित कर दिया कि यह 980 फीट HP में लगभग 10 से 15 फीट हवा में 90 सेकंड तक रह सकता है, जो कि पृथ्वी पर भरी गई राइट ब्रदर्स की पहली उड़ान से भी ज्यादा है। पृथ्वी पर भरी गई पहली उड़ान लगभग 78 सेकंड की थी। 1.8 किलोग्राम का ये उड़ने वाला रोबोट रोवर के पेट में सवारी करके मंगल ग्रह तक पहुंचा था और इसके केवल 1 महीने या संभवतः 5 उड़ानों तक चलने की उम्मीद थी। लेकिन इस प्रोटोटाइप रोबोट को मंगल ग्रह पर अब 1 साल से भी ज्यादा का समय हो गया है और अभी हाल ही में इसने अपनी 29वीं उड़ान पूरी की है। इंजेन्यूटी ने साबित कर दिया कि हम न केवल मजबूती से बल्कि कम लागत में भी मंगल ग्रह पर उड़ान भर सकते हैं। इंजेन्यूटी को बनाने और ऑपरेट करने की लागत $8.5 करोड़ की लागत आती है, जो कि परसेवेरेंस रोवर की लागत $2.7 अरब से आश्चर्यजनक रूप से सस्ता है। बेसिकली नासा के मार्स सैंपल रिटर्न मिशन को इस दशक में एक लैंडर भेजकर पूरा किया जाना है, जो मार्स के ऑर्बिट में कोर सैंपल्स के पेलोड को लॉन्च करने और इसे पृथ्वी पर भेजने में सक्षम हो। लैंडर फेच रोवर से लैस होगा, जो बड़े रोवर द्वारा कलेक्ट किए गए और सील किए गए सैंपल ट्यूबों को परसेवेरेंस रोवर से लैंडर पर ले जाने का काम करेगा, जिनकी ड्रिलिंग परसेवेरेंस रोवर ने 2021 में शुरू की थी। अब यूएस कांग्रेस का सोचना है कि नासा को इस बेहद सफल एयरक्राफ्ट का पूरी तरह उपयोग करने के लिए इस प्लेटफॉर्म को रीडिजाइन करना चाहिए। मार्स सैंपल रिटर्न मिशन के विषय में कमेटी ने सुझाव दिया है कि मिशन टीम को मार्स पर 1 से अधिक मार्स हेलीकॉप्टर्स भेजने चाहिए। कुछ डिजाइन परिवर्तनों के साथ छोटे रोबोट्स के लिए जमीन पर चलने वाले रोबोट्स की तुलना में परसेवेरेंस के कोर सैंपल ट्यूबों को उठाना और डिलीवर करना संभव हो सकता है। इंजेन्यूटी हेलीकॉप्टर्स की कॉम्प्लेक्सिटी के अलावा यह योजना असल में बहुत अच्छी है। यहाँ तक कि मॉडिफिकेशन के बाद भी इंजेन्यूटी का वजन मार्स रोवर्स की तुलना में बेहद कम होगा। यहाँ तक कि मंगल ग्रह पर पहले पहिएदार रोवर का वजन 6 गुना से भी ज्यादा था। हेलीकॉप्टर्स को मंगल ग्रह की धूल के साथ कठिनाइयां हो सकती हैं, लेकिन इंजेन्यूटी जब उड़ान भरता है तो जमीन की धूल को ऊपर नहीं उठाता है। यही वजह है कि नासा ने जैसा सोचा था उसके बिल्कुल उलट हेलीकॉप्टर ज्यादा समय तक चला। तो रिट्रीवल रोवर्स को इंजेन्यूटी क्लास के ड्रोन से बदलने से संभवतः मिशन को सक्सेसफुल बनाने में मदद मिलेगी। लेकिन ये सब काम कुछ ऐसा होना चाहिए कि हम सिर्फ लाल मिट्टी को पृथ्वी पर लाने के लिए ही अरबों डॉलर खर्च न करें, बल्कि इसमें और भी कुछ सार्थकता हो। इसलिए मार्स सैंपल मिशन जीवन के संकेतों की तलाश में भी है। इन दिनों हम मंगल ग्रह के बारे में काफी कुछ जानते हैं,
लेकिन तब भी जब हम नहीं जानते थे, वैज्ञानिक हमारे इस मरे हुए पड़ोसी ग्रह पर जीवन के संकेत मिलने के बारे में काफी आशान्वित थे। यहाँ तक कि माइक्रोब्स भी हमें इस बात की जानकारी देने में काफी मदद कर सकते हैं कि जीवन कैसे बनता है, और इसलिए रोवर, सैटेलाइट और लैंडर्स के साथ वैज्ञानिक इस उद्देश्य के लिए डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। वे पानी के जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस का पता लगा रहे हैं और अब ड्रिलिंग कर रहे हैं, लेकिन हमें बहुत कुछ मिल नहीं रहा है। ज्यादातर प्लेनेटरी वैज्ञानिक असल में बुनियादी संकेतों की तलाश कर रहे हैं। अमीनो एसिड्स, ये बेसिक केमिकल्स हमेशा मौजूद होते हैं जब जीवन बनता है। इन केमिकल्स की उपस्थिति इस बात का संकेत हो सकती है कि चीजें खराब होने से पहले कम से कम मंगल ग्रह पर प्रक्रियाएं शुरू हो रही थीं, और हम जानते हैं कि ये केमिकल्स मंगल ग्रह के पास थे क्योंकि हमें 2004 में अंटार्कटिका में मिले मंगल ग्रह के उल्कापिंड पर मॉलिक्यूल्स के निशान मिले थे। मंगल ग्रह की चट्टान के ये टुकड़े एक बड़े इम्पैक्ट से अंतरिक्ष में बिखर गए थे, जो एक छोटे टाइम कैप्सूल की तरह हैं, जो हमें मंगल ग्रह की केमिकल कंपोजिशन दिखाते हैं, जो शायद गर्म और पानी से भरपूर था। लेकिन मंगल ग्रह पर हमें अभी तक अमीनो एसिड्स के कोई संकेत नहीं मिले हैं। गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर में वैज्ञानिक हाल ही में एक अच्छी थ्योरी लेकर आए हैं कि क्यों जाहिर तौर पर हम बहुत गहराई में झांक रहे हैं। सुदूर अतीत में मंगल ग्रह ने अपना मैग्नेटोस्फीयर खो दिया है, एक प्रोटेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड जो किसी ग्रह को रेडिएशन से सुरक्षित रखती है। इसके बिना हर बार जब कॉस्मिक रेडिएशन सूर्य से मंगल ग्रह पर आती है तो ये वातावरण को लगभग साफ कर देती है। एक मजबूत वातावरण के बिना तरल पानी सतह पर रह ही नहीं सकता, और निश्चित रूप से जीवन तो संभव ही नहीं है। इससे भी बुरी बात यह है कि आयोनाइज्ड सोलर रेडिएशन अमीनो एसिड को नष्ट करने में विशेष रूप से अच्छी है, और इसलिए मंगल ग्रह की पूरी सतह समय के साथ पूरी तरह से साफ हो गई। यही वजह है कि परसेवेरेंस रोवर को सतह से 2 इंच नीचे खुदाई करने के लिए प्रोग्राम किया गया है। एक नई रिसर्च में इस बारे में एक बुरी खबर भी है। गोडार्ड की टीम ने कुछ नकली मार्शियन मिट्टी को अमीनो एसिड्स और पानी के अलग अलग मिक्सचर के साथ मिक्स किया और उन्हें अलग अलग मंगल ग्रह के तापमान पर स्टोर किया। फिर उनमें कॉस्मिक रेज को सिमुलेट करने के लिए गामा रेडिएशन से विस्फोट किया। नासा के गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर के रिसर्चर ने अपने निष्कर्षों को एक्सप्लेन करते हुए कहा कि हमारे रिजल्ट्स बताते हैं कि अमीनो एसिड्स कॉस्मिक रेडिएशन से पहले की तुलना में बहुत तेजी से नष्ट हुए। वर्तमान मार्स रोवर मिशन मंगल ग्रह की सतह में लगभग 2 इंच नीचे ड्रिल कर सकता है। इस गहराई में अमीनो एसिड्स को पूरी तरह से नष्ट होने में केवल 2 करोड़ साल लगेंगे, और चूंकि हमें पूरा यकीन है कि मार्स ने अपना मैग्नेटोस्फीयर बहुत पहले खो दिया है, इसलिए इस गहराई पर अमीनो एसिड्स के मिलने की कोई संभावना नहीं है, जिस पर परसेवेरेंस ड्रिलिंग कर रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि परसेवेरेंस मिशन समय की बर्बादी है। ये मिशन मंगल ग्रह की सतह पर उभरी हुई चट्टानों के सैंपल कलेक्ट करने और उन्हें टेस्ट करने में भी सक्षम है, और साथ ही ड्रिलिंग मशीनों की सहायता से सही गहराई से सैंपल कलेक्ट कर सकता है। रिसर्चर्स का ज्यादा फोकस हाल ही में उभरी हुई चट्टानों की परतों को एक्सप्लोर करना है। यहाँ हाल ही का मतलब 1 करोड़ साल से कम उम्र के क्रेटर और जियोलॉजिकल फॉर्मेशन से है, जिनमें सतह पर उपयुक्त मटेरियल को बाहर निकालने की क्षमता होती है, या कम से कम उस पदार्थ तक पहुंच प्रदान करने की क्षमता जिस पर हमें प्रहार करने की आवश्यकता है। अब परसेवेरेंस रोवर खास तौर से जेज़ेरो नाम के क्रेटर के चारों ओर देख रहा है। यहाँ हमें अमीनो एसिड्स के निशान चिन्ह मिल सकते हैं, लेकिन हम तब तक सुनिश्चित नहीं हो सकते जब तक कि सैंपल्स 2030 के दशक की शुरुआत में पृथ्वी पर नहीं आ जाते। तो हाँ, शायद परसेवेरेंस रोवर रिसर्चर्स की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया है, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि मंगल ग्रह पर अब तक जो भी कुछ किया गया है वह इसी क्षण के लिए किया गया है। हमने कई रोवर्स और लैंडर्स को मंगल ग्रह पर भेजा, पानी की खोज की और एक एलियन प्लेनेट पर उड़ना भी सीख लिया। भले ही परसेवेरेंस रोवर मंगल ग्रह पर वह नहीं खोज पाया जिसकी वैज्ञानिकों को तलाश थी, लेकिन ये पहले ही मार्स और हमारी अपनी क्षमताओं के बारे में हमारी समझ को एडवांस कर चुका है। मंगल ग्रह से सैंपल्स को पृथ्वी पर लाकर टेस्ट करने का मिशन सुनिश्चित करने के अलावा गवर्नमेंट कमेटी की ओर से मल्टीपल हेलीकॉप्टर्स का सुझाव स्वचालित एयरक्राफ्ट ड्रोन के एक बेड़े की शुरुआत हो सकता है, न केवल मार्स के लिए बल्कि कहीं दूसरे प्लेनेट पर भी जहां वातावरण उपयुक्त हो। स्पेसएक्स रिसेंट एक्सप्लोजन। आजकल हर कोई हाल ही में हुए स्पेसएक्स बोका चिका स्टार बेस टेस्टिंग फैसिलिटी में हुए विस्फोट के बारे में बात कर रहा है।
स्पेसएक्स ने बूस्टर 7 का स्पिन प्राइम टेस्ट शुरू किया था। बेसिकली ये तकनीक इंजन में टर्बो पंप को हवा देती है जो रैप्टर्स में ईंधन भरते हैं। पता नहीं ये योजना में था या नहीं, ऐसा लगता है कि एक्सेस वेंटेड फ्यूल प्रज्वलित हो गया जिससे एक बड़ा विस्फोट हुआ। सौभाग्य से कोई डैमेज नहीं हुआ है, लेकिन बूस्टर 7 को अभी निरीक्षण और मरम्मत के लिए वापस हाई बे में ले जाया गया है। ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। स्पिन प्राइम टेस्ट को टर्बो पंप को टेस्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है जो इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से क्रायोजेनिक ईंधन द्वारा किया जाता है। इसके लिए कुछ वेंटिंग की आवश्यकता होती है क्योंकि ईंधन ऑक्सीजन से टकराता है और फ्यूल एयर एक्सप्लोजन रिस्क बन सकता है। इस घटना के बाद सीईओ इलॉन मस्क ने एक ट्वीट किया और समझाया कि इंजन्स के साइक्लिंग से वेंटिंग ने हवा को बहुत ज्यादा सैचुरेट कर दिया जिससे एक्सप्लोजन हुआ। तो इस घटना ने स्पिन प्राइम टेस्ट के लिए नए प्रोसीजर एक बार में सभी इंजनों के परीक्षण पर रोक लगा दी है और अब इसमें केवल वेंटिंग की बजाय एक्सेस ईंधन को जलाने का मेथड शामिल किया जाएगा। लेकिन रैप्टर 2 के लिए प्रोसीजर ही एकमात्र अपडेट नहीं है जो जल्द आ रहे हैं। ट्विटर पर सवालों की झड़ी में सीईओ ने नए थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल सिस्टम के बारे में भी संक्षेप में बात की। एक मैकेनिज्म जो इंस्टॉल किए गए रैप्टर 2 इंजनों में से कुछ को चलाने में मदद करता है। इलॉन मस्क ने रैप्टर 2 के स्ट्रक्चर में कुछ बदलावों के बारे में बताया जो वजन की बचत के लिए हैं। इनमें भारी हाइड्रोलिक वाले से सामान्य थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल सिस्टम में बदलाव किया जाएगा जो आमतौर पर कुछ नए हल्के इलेक्ट्रिक वाले के लिए उपयोग किया जाता है। ये अब बोर्ड पर लगी बैटरी से बिजली लेगा। इंजन के कंबस्टन चैम्बर्स के अंदर सिस्टम एक रॉकेट को बहुत ज्यादा पावर प्रदान कर सकता है, लेकिन जैसा कि इलॉन मस्क ने समझाया है कि स्पेसएक्स को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल काम कर रहा है भले ही इंजन चालू न हो, तो यहाँ बैटरी काम करेगी। स्पेसएक्स की ऑर्बिटल टेस्ट स्टारबेस की टेक्नोलॉजी अभी बिल्कुल नई है, तो कुल मिलाकर ये विस्फोट कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। आशा करते हैं कि स्पेसएक्स सभी इश्यूज का अभी पता लगा ले, बजाय इसके कि उनका पता ऑर्बिटल फ्लाइट टेस्ट के दौरान चले। एस्ट्रॉयड पर रॉकेट दागना। हम जानते हैं कि एस्ट्रॉयड्स एक बहुत बड़ी समस्या हैं। ये चट्टानें बड़ी हो सकती हैं, लेकिन उन्हें इस विशाल ब्रह्मांड में खोजना असल में काफी कठिन है। लेकिन इस क्षेत्र में आश्चर्यजनक रूप से कुशल प्रगति करने वाले बहुत से कार्यक्रम हैं। तो हम क्या करेंगे अगर कुछ बुरा होता है? अगर हम देखते हैं कि कोई एस्ट्रॉयड हमारी ओर आ रहा है तो हम क्या करेंगे? अब चीन इस क्षेत्र में अपने हाथ आजमा रहा है, यह देखने के लिए कि क्या हम इस समस्या को हल कर सकते हैं। और दूसरी स्पेस एजेंसीज की तरह उनका पहला विचार भी एस्ट्रॉयड को रॉकेट से हिट करना है। टारगेट 2020 PN1 नाम का एक ऑब्जेक्ट है जो पृथ्वी के काफी करीब है। एक स्कूल बस के आकार का एस्ट्रॉयड जो अस्थायी रूप से हमारे ऑर्बिट में है, लेकिन खतरे वाली कोई बात नहीं है। चाइनीज स्पेस एजेंसी डेटा कलेक्ट करने के लिए एक ऑर्बिटर पर 2 व्हीकल्स के साथ एक लॉन्ग मार्च 3B रॉकेट को इस एस्ट्रॉयड पर विस्फोट करने की योजना बना रही है। इस मिशन का उद्देश्य आने वाले एस्ट्रॉयड को डिफ्लेक्ट करने के लिए हमारे पास सबसे सरल कॉन्सेप्ट का परीक्षण करना है, और ये मिशन 2026 में किसी समय लॉन्च होने वाला है। इसमें वैज्ञानिक नासा और ESA के डिडीमोस पर ज्वाइंट मिशन से सुराग ले रहे हैं। यह पृथ्वी के करीब बहुत बड़ा एस्ट्रॉयड है। इस मिशन में स्पेसक्राफ्ट इसके चंद्रमा डिमोर्फोस से टकराया था। इस मिशन को डार्ट या डबल एस्ट्रॉयड रीडायरेक्टिंग मिशन के नाम से जाना जाता है, जिसे नवंबर 2020 में फैल्कन 9 पर लॉन्च किया गया था। इसका लक्ष्य भी वही करना था जो अब चाइनीज स्पेस एजेंसी करने जा रही है। नासा के डिडीमोस मिशन पर नासा का डार्ट प्रोब इसके मून डिमोर्फोस से टकराया था, जबकि ESA के हेरा प्रोब ने ये सब दूर रहकर ऑब्जर्व किया। चीन का मिशन थोड़ा अलग है, क्योंकि 2 व्हीकल्स को एक साथ लॉन्च करने के अलावा उनका इम्पैक्टर थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। उनके असेंबल्ड काइनेटिक इम्पैक्टर के लिए आइडिया ज्यादा मास इकट्ठा करने के लिए टारगेट ऑब्जेक्ट के चारों ओर की छोटी छोटी चट्टानों को कलेक्ट करना है, ताकि ज्यादा द्रव्यमान का उपयोग करके ज्यादा इम्पैक्ट किया जा सके। निश्चित रूप से ये एक अच्छा आइडिया है, लेकिन इससे भी ज्यादा चाइनीज नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन को उम्मीद है कि यह मिशन उन कई मिशनों में से एक होगा जो एस्ट्रॉयड इम्पैक्ट्स के खतरों को एड्रेस करेगा, मुख्य रूप से एक अर्ली वार्निंग सिस्टम स्थापित करके। सिंपल आइडियाज अक्सर कोशिश करने के लिए सबसे अच्छे होते हैं, और अगर ये काम करता है तो नासा, ESA और CNSA के पास सबसे खराब स्थिति में एक एस्ट्रॉयड से निपटने के लिए पृथ्वी का पहला वर्किंग प्लान होगा। इस बारे में कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा।